That's my news wrap. लेट्स बाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए 3,66,000 मतदाताओं के विवरण निर्वाचन आयोग से मांगे हैं, क्योंकि इस मामले में भ्रम की स्थिति है। कोर्ट ने बिहार विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो बाहर हुए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के पास अपील करने में सहायता करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि उच्च वर्गों में चुनावी प्रक्रिया से दूरी ज्यादा देखी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने दावा किया कि एसआईआर से बिहार में 47 लाख मतदाता कम हुए हैं, जो 8 करोड़ 22 लाख वयस्क आबादी का 10% है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर एक अधिनियम लाया जाएगा, जिसके तहत 20 महीने में हर उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी जहां कोई सरकारी नौकरी नहीं है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देने का फैसला होगा। उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ। अब बिहार में सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बारी है। जो है सरकारी नौकरी जो है, हमारी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी ना हो। यानी आज की जो मौजूदा सरकार है, यहाँ केवल 2-3 भूंजा पार्टी वाले लोग जो हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी, भ्रष्ट लोग ही जो है सरकार चला रहे हैं। जब हर परिवार के लोग सरकारी नौकरी में होंगे बिहार के, तो तेजस्वी के साथ साथ सभी लोग जो है बिहार सरकार को चलाने का काम करेंगे। और ये बात तो विरोधी लोग हमेशा पूछते ही रहते हैं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, असंभव है। पिछले बार भी 2020 में आपने देखा था, जब हमने कहा था पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा, तब यही लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं वो उस समय भी सवाल पूछते थे। लेकिन जब 17 महीने हमारी सरकार रही, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उप मुख्यमंत्री रहते हुए। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। तेजस्वी ने जो घोषणाएं की उसको जो है 17 महीने में पूरा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तो असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गोहेन ने राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया को पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से हटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने असम के लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए और स्थानीय समुदायों को धोखा दिया। 1999 से 2019 तक नागांव से सांसद रहे गोहेन रेल राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत ब्रिटेन साझेदारी को वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए अहम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और कानून के शासन पर आधारित ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। हाल में हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से दोनों देशों में व्यापार बढ़ेगा, आयात लागत कम होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच आयात लागत कम होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार बढ़ेगा और इससे हमारे उद्योगों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स,
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन भविष्य पर केंद्रित आधुनिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए स्टारमर ने कहा कि शुल्क कम होने से एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से दोनों देशों में विकास बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा और रोजगार उपलब्ध होंगे। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लोस की उपस्थिति में प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लोस ने कहा कि मुझे लगता है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो गहरा विश्वास और रणनीतिक तालमेल देख रहे हैं वो अब दोनों रक्षा बलों के बीच कहीं अधिक गहन परिचालन स्तर की सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। Well, I think the significance of today is that what we are seeing in terms of a deep trust and a strategic alignment is now being expressed in a much deeper operational level of engagement between our two defence forces. The agreement that we've signed in terms of staff talks between our operational commands is hugely significant. I mean, this will really see a much closer operational engagement between our two defence forces, and we're very excited about that. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी संभावनाओं पर कहा कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने 7 युद्ध सुलझा लिए हैं। हम 8वें युद्ध को सुलझाने के करीब हैं। मुझे लगता है कि हम रूस के मामले को भी सुलझा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने सारे मामले सुलझाए हैं, लेकिन शायद वे मुझे ये पुरस्कार नहीं देने का कोई कारण ढूंढ लेंगे। Marco would tell you we settled 7 wars. We're close to settling an 8th, and I think we'll end up settling the Russia situation, which is horrible. 7,000 people died last week, by the way, in Russia, between Russia and Ukraine. I think we'll settle that. So I don't think anybody in history has settled that many, but perhaps they'll find a reason not to give it to me, you know? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को गलत बताया है। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि मोदी ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पीएम ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि 26/11 हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने आतंकियों के सामने घुटने टेके और सेना को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका। चिदम्बरम ने सफाई दी कि उन्होंने 30 सितंबर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वैश्विक दबाव के कारण सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं की, हालांकि उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी। 2008 के उस हमले में 175 लोगों की जान गई थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आई लव मोहम्मद बीजेपी का एजेंडा है जिससे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से सड़कों पर आंदोलन नहीं कर भाईचारा बनाए रखने की अपील की ताकि बीजेपी को फायदा नहीं हो। उत्तर प्रदेश में बागपत के दोघट में एक किसान सभा में टिकैत ने बिहार चुनाव में बीजेपी को झटका लगने का दावा किया और वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग की। उन्होंने ऐलान किया कि 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2022 से पहले अगर किसी महिला ने भ्रूण फ्रीज करा दिया है तो उसे सरोगेसी कानून के तहत एज लिमिट से छूट मिल सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सरकार की तरफ से बढ़ती उम्र को चिंता का कारण बताने पर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि कौन माँ बाप बन सकता है ये सरकार तय नहीं कर सकती क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में भी कोई एज लिमिट नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला सरोगेसी कानून 2021 से जुड़ा है जो जनवरी 2022 में लागू हुआ था। कानून के मुताबिक जिन पुरुष की आयु 26 से 55 साल और महिला की आयु 23 से 50 साल के बीच है उन्हीं को सरोगेसी की परमिशन होगी। शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखी गई। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,172 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 135 अंक चढ़कर 25,200 के करीब रहा। फार्मा, मेटल, आईटी, तेल गैस और पीएसयू बैंक सेक्टर में आधा से 1% का उछाल रहा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेक्स माइक के साथ।